नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। टेंडर कमीशन घोटाले में ईडी का एक्शन लगातार जारी है। आईएएस मनीष रंजन से 3 जून को ईडी दोबारा पूछताछ करेगी। संपत्ति से जुड़े दस्तावेज लेकर ईडी दफ्तर बुलाया गया है। 28 मई को आईएएस मनीष रंजन से ईडी ने पूछताछ की थी। करीब 6 घंटे तक टेंडर कमीशन घोटाले को लेकर सवाल जवाब किए गए थे। मंत्री आलमगीर आलम के सामने बिठाकर सवाल पूछे थे। मंत्री आलमगीर आलम से भी क्रॉस वेरिफिकेशन हुआ और जो खबर सामने आ रही है कि एक बार फिर से पूछताछ होनी है और इसके लिए अब तारीख भी तय 3 जून की करी गई है। आईएएस मनीष रंजन से 3 जून को ईडी दोबारा पूछताछ करेगी। संपत्ति से जुड़े दस्तावेज लेकर ईडी दफ्तर बुलाया गया है कि आप अपनी संपत्ति का दस्तावेज लेकर के ईडी कार्यालय पहुंचिए। 28 मई को आईएएस मनीष रंजन से ईडी ने पूछताछ की थी। तो देखिए, मंत्री आलम ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर कमीशन के खेल को लेकर ईडी की कार्रवाई बदस्तूर जारी है और इस मामले में लगातार नए खुलासे ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। इसी फहरिस्त में अगर बात की जाए तो मनीष रंजन जो कि आईएएस हैं, उनसे भी पूछताछ एक बार फिर ईडी के अधिकारी जो है वो सोमवार को करेंगे, यानी कि 3 जून को। बता दें कि मनीष रंजन से एक बार पहले भी पूछताछ हो चुकी है और इस बार जो उन्हें 3 जून को ईडी दफ्तर पहुँचना है तो अपनी तमाम संपत्तियों से जुड़े हुए दस्तावेज लेकर ईडी के अधिकारियों ने उन्हें बुलाया है। बता दें कि इस पूरे मामले में अब तक जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, जो साक्ष्य और जो संकलन अभी तक गवाहों के माध्यम से उनकी गवाही भी हो, उसके माध्यम से ये चीज़ें सामने आई है कि करीब 3000 करोड़ के आसपास का ये पूरा स्कैम है, जिसकी जांच जो है वो ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। इस मामले में मंत्री आलमगीर आलम के साथ साथ उनको ओएसडी संजीव लाल और संजीव लाल के नौकर जहांगीर को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। तो वहीं वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी भी वर्ष 2023 में हो चुकी है। इस पूरे मामले में कई अहम खुलासे और कई अहम लोग जो हैं वो ईडी के रडार पर हैं। कई इंजीनियरों से भी पूछताछ की गई है जो कि ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित हैं। तो तमाम चीज़ों को लेकर ईडी की जाँच जो है वो की जा रही है। वहीं मनीष रंजन से सोमवार को होने वाली पूछताछ काफ़ी अहम बताई जा रही है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में किस तरह से ईडी के अधिकारी कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और चलिए, ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़े हुए न्यूज़ 18 संवाददाता। ओम प्रकाश, आईएएस मनीष रंजन को फिर से बुलाया गया है, क्या अपडेट है? जो आईएएस मनीष रंजन हैं, उनसे पूर्व में भी ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की थी, जो कि उनका बयान भी दर्ज लिया गया था। तो वहीं कुछ क्रॉस वेरिफिकेशन भी अगर बात की जाए तो उस समय आलमगीर आलम ईडी की रिमांड पर थे, तो उस वक्त दोनों के बीच में क्रॉस वेरिफिकेशन भी किया गया था कि ताकि तमाम चीजों की सत्यता जो है वो सामने आ पाए। हालांकि अब इस बार फिर मनीष रंजन को बुलाया गया है, जो कि सोमवार को उनको आना है और तमाम दस्तावेज जो कि उनकी चल अचल संपत्ति से संबंधित हैं, उन तमाम दस्तावेजों को भी मंगाया गया है। तो अब ईडी जो है वो संपत्तियों का भी आकलन कर रही है ताकि इस पूरे खेल में किस तरह से संपत्ति जो है वो परचेज किए गए हैं, किस तरह से संपत्ति बनाई गई है काली कमाई से, इन तमाम चीजों को लेकर जानकारी इकट्ठा की जा रही है। पिछले दिनों बता दें कि आलमगीर आलम की भी संपत्तियों की जांच जो है वो ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। उनसे भी तमाम दस्तावेज जो है वो ईडी के अधिकारियों के द्वारा लिए गए थे। कहा जा सकता है इस मामले में जो भी संदिग्ध हैं, जो भी आरोपी हैं, जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, उन तमाम लोगों से जुड़े हुए हर महत्वपूर्ण दस्तावेज और तमाम जानकारियां जो है ईडी के अधिकारी इकट्ठा कर रहे हैं और जिन लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। करीब 3000 करोड़ के आसपास का ये पूरा स्कैम जो है वो बताया जा रहा है, जो कि अपने आप में कहा जा सकता है कि इतने कम समय में इतने ज्यादा रकम की उगाही किस तरह से हुई, इन तमाम चीजों का अभी कच्चा चिट्ठा खुलना बाकी है। लेकिन ईडी के अधिकारी लगातार इसमें लगे हुए हैं और उम्मीद है कि जल्द ही इस पूरे मामले में कई नए तथ्य जो है वो सामने आ सकते हैं। चलिए, बिल्कुल ओम प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और सूत्रों के हवाले से इस बीच बड़ी खबर है, आज पीएम मोदी बड़ी बैठक करने वाले हैं। पीएम मोदी आज 7 बैठक करेंगे। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। 100 दिन के एजेंडे पर चर्चा होगी। चक्रवात के बाद की स्थिति की समीक्षा भी प्रधानमंत्री करेंगे। हीटवेव को लेकर भी ये बैठक करेंगे। तो कई मुद्दे हैं जिसको लेकर के बैठक ये होनी है
तो 100 दिन के एजेंडे पर चर्चा होगी। तो बैठक में कई अहम मुद्दे हैं जिस मुद्दों पर चर्चा होनी है। साथ ही साथ चक्रवात के बाद की स्थिति की समीक्षा भी पीएम करेंगे। हीटवेव को लेकर के क्या स्थिति है उसको भी लेकर के बैठक समीक्षा की जानी है। तो देखिए 100 दिन का एजेंडा क्या होगा, यानी कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रणनीति है वो आगे की है कि किस तरीके से आगे की रणनीति को लेकर के चीजें तैयार की जाए, और ऐसे में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज बैठक होनी है। पूरे देश के साथ ही झारखंड में भी 2024 का चुनावी रण खत्म हो गया है और अब इंतजार नतीजों का है। वैसे तो 4 जून को ईवीएम का पिटारा खुलेगा और उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा, लेकिन 4 जून से पहले न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल के नतीजे क्या कहते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। रिजल्ट से पहले न्यूज 18 पर नतीजे। झारखंड में किसका बेड़ा हुआ पार? न्यूज 18 का सबसे सटीक आकलन। किसकी हुई जीत, किसकी हार? झारखंड की 14 सीट पर हुई वोटिंग के बाद उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। वैसे तो 4 जून को पूरे देश के साथ ही झारखंड के चुनावी रण के नतीजे भी सामने आएंगे, लेकिन रिजल्ट से पहले न्यूज 18 के सबसे बड़े एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं। न्यूज 18 के एग्जिट पोल के मुताबिक झारखंड की सभी 14 सीट का अनुमान सामने आ चुका है, जिसमें बीजेपी को 9 से 12 सीट मिल सकती है, इंडिया को 2 से 5 सीट मिल सकती है। उसके बदले मोदी जी की गारंटी थी, उस गारंटी पे मुहर लगाने का काम किया है और हम तीनों सीटों पे भारी प्रचंड बहुमत से हम जीतने जा रहे हैं। हम चुनाव लड़े हैं, जनता को जनार्दन मानते हैं, जनता ने वोट दिया है, फिर वोट का आकलन करने का कोई मतलब नहीं है। वोट जब ईवीएम में बंद हो गया है तो निश्चित रूप से खुलने दीजिए। 4 तारीख की इतनी बेसब्री क्यों है? जैसे कोई कह रहा है 4 से 6 मिलेगा इंडिया गठबंधन को झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में, तो कोई उससे 2 बढ़ा दे रहा है, कोई घटा दे रहा है, तो वो खुद भी वो शेकी है, मतलब वो भी बहुत ये के साथ नहीं बोल पा रहे। झारखंड में 2019 में भी चुनावी नतीजे कुछ इसी तरह थे। 2019 में बीजेपी ने प्रदेश में विपक्ष को करारी हार दी थी और 11 सीट पर कमल खिलाने में पार्टी कामयाब हुई थी और 1 सीट सहयोगी आजसू के नाम हुई। 2019 के चुनावी नतीजों पर नजर डालें तो बीजेपी को 11 सीट मिली थी, आजसू को 1 सीट मिली थी, कांग्रेस और जेएमएम के खाते में 1-1 सीट आई थी। न्यूज 18 के एग्जिट पोल के मुताबिक झारखंड में एनडीए की बम्पर जीत होने वाली है। हालांकि अब इंतजार है 4 जून का, जब न्यूज 18 के एग्जिट पोल पर मुहर लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और देखिए इस एग्जिट पोल पर कांग्रेस का भी रिएक्शन आ गया है और कहा है कि झारखंड में हम 10 से 12 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। 4 जून को सब सच पता चल जाएगा। सहमत नहीं हूं। झारखंड में इंडिया गठबंधन को 10 सीटें मिलेंगी और जिस तरह से इंडिया गठबंधन के नेता कार्यकर्ता मिलकर के चुनाव लड़ा और जनता ने चुनाव लड़ा है, जनता ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने का मन बना लिया था कि इंडिया गठबंधन को ही जिताना है। तो 4 तारीख को आप देखिएगा इंडिया गठबंधन के पक्ष में ही रिजल्ट आएगा। लोकसभा चुनाव के बाद अब सबकी नजर 4 जून पर है। 4 जून को ही लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट से पहले ज्योतिष शास्त्री का भी मानना है कि इस बार फिर से बीजेपी पूरी मजबूती के साथ आ रही है। साथ ही नरेंद्र मोदी नई तेवर के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। लेकिन यह कहूंगा कि बहुत मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, ये सरकार रहेगी और मजबूती से आएगी। मैं पुनः बोल रहा हूँ, किसी आंकड़े को मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यह कहूंगा कि पूरी मजबूती के साथ और एक नई तेवर के साथ यही प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे। और मैं दोबारा आपको मैं स्मरण कराऊं कि नरेंद्र मोदी जी भारत में एक नए अवतार
के रूप में आ रहे हैं, एक नई तेज, नई ऊर्जा इस प्रकार से आ रहे हैं। बढ़ते आगे खबर चाईबासा से, जहां टेबो थाना क्षेत्र में चाकी नदी के किनारे से अवैध पोस्ता का छिलका बरामद हुआ है। पुलिस की टीम ने 2100 किलो का अवैध पोस्ता का छिलका जब्त किया है। बरामद पोस्ता के छिलके की कीमत करीब 3 करोड़ 15 लाख रुपए बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर चाईबासा से निकल करके सामने आ रही है, जहां टेबो थाना क्षेत्र में चाकी नदी के किनारे से अवैध पोस्ता का छिलका बरामद हुआ है। रुपेश प्रधान, न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। रुपेश, क्या खबर इस पोस्ते के बारे में? देखिए, जिला पुलिस द्वारा ये लगातार उस क्षेत्र में अवैध जो मादक पदार्थ की तस्करी की सूचना मिलती रहती है, इस पर लगातार कार्रवाई जारी है। और पिछले 4-5 दिन पहले 25 मई को भी पुलिस ने वहां करीब 3 करोड़ से अधिक की राशि का अवैध डोडा बरामद किया था, जो कि एक वाहन से तस्करी के लिए भेजा जा रहा था, जिसे राजस्थान नंबर का गाड़ी था और राजस्थान भेजा जा रहा था। इसी तरह गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने आज छापेमारी कर वहां पर तस्करों द्वारा जो नदी किनारे जंगल और झाड़ियों में छुपा कर रखा गया था, उस भारी मात्रा में 2100 किलो 83 बोरे में जो बंद था, उसको जब्त किया है। हालांकि इसमें जो लोग शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और पुलिस अज्ञात बने अपराधियों के खिलाफ इसमें तस्कर जो भी शामिल है उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। तो ये पुलिस का लगातार उस क्षेत्र में कार्रवाई जारी है। जी, चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। खबर गढ़वा से है, जहां टीएसपीएस के नाम पर आपराधिक गुट बना रहे संगठन का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से 5 देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस और 4 खोखा भी बरामद किया गया है। एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि ठोगा पानी के जंगल क्षेत्र में 4 से 5 हथियारबंद लोग देखे गए हैं, जो लोगों को डरा धमकाकर लेवी लेने का काम कर रहे हैं। चारों लोग, जैसा कि आप देख रहे हैं, कैमोफ्लेज वर्दी में थे और इनके पास से 4 हथियार बरामद हुआ। जब इनसे फर्दर पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा बताया गया कि इनका जो हथियार सप्लायर है वो बरडीहा का रहने वाला है, तो उसको भी पकड़ा गया। और एक और इनका साथी जो है सीधे कला का था, गढ़वा का, तो उसके पास से भी हथियार बरामद हुआ, उसको भी गिरफ्तार किया गया। तो इस प्रकार से कुल 6 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। रांची के एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बार में गोलीबारी और डीजे संदीप हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद कर लिया है और हथियार छिपाने में आरोपी की मदद करने वाले 3 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। रांची एसएसपी ने चुटिया थाना प्रभारी और गश्ती दल को भी मामले में शो कॉज नोटिस जारी किया है। हत्याकांड के मुख्य आरोपी अभिषेक कुमार सिंह से पुलिस के रिमांड के दौरान पूछताछ में हथियार का सुराग मिला था, जिसके बाद पुलिस ने अभिषेक सिंह के बड़े भाई रोशन सिंह के वर्कशॉप में मौजूद कार की डिक्की से हथियार और कारतूस बरामद किया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किए गए 4 कार को भी बरामद किया है। गाड़ियों का लाइसेंस भी फर्जी है। जिसके द्वारा वो बार में आया था, उस गाड़ी का भी कोई मालिकाना कागजात उसके पास नहीं है। प्रबल संभावना कि वह वाहन भी चोरी का। इसके अलावा जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह चोरी, बड़ी चौपहिया वाहनों की चोरी करके बिहार में खपाता था और कई बार बिहार की गाड़ियों को भी अदर स्टेट में खपाता। गुमला के सदर थाना क्षेत्र में 2 गुट के मारपीट में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। गंभीर रूप से घायल शख्स ने बताया कि वह कोटाम बाजार गया था। सब्जी खरीदने के बाद वो होटल में नाश्ता करने जा रहा था, तभी 7 से 8 लोग वहां पहुंचे और उसके ऊपर लाठी डंडे से हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार टेम्पो में सवारी को लेकर 15 दिन पहले भी इन दोनों गुट के बीच झगड़ा हुआ था। मैं राशन लेना आया था घर का, उसका बाद नाश्ता करने के लिए होटल जा रहा था और आया उधर से और रड और लाठी में मारना स्टार्ट कर दिया। अकरम अंसारी था, तौहीद अंसारी, गुड्डू अंसारी, कलीम अंसारी, ढेर सारे वो लोग था, आकर मारना स्टार्ट पूरा कर दिया मेरा भाई। तब घूमने गया हुआ था, उसके बाद उधर से घूम के आ रहा था तो कतरी के कुछ आदमी लोग 30, 35, 40 आदमी लोग धाक लगा कर बैठे हुए थे मेरे भाई को मारने के लिए। और जब उसको मारने का कोशिश किया तो वो भाग करके टोटो इधर से घूमते हुए मड़वा होते करके अपना गांव आया। फिर उधर लोग 5-6 लड़का लोग आ करके और जुबेर अंसारी जो सैलून में काम करता है उसको मारने पीटने लगा। मार पीट करके उसके बाद उसको मतलब गिरा दिया था। उसके बाद हम लोग आए, देखे, उसके बाद हम लोग में व्यवहार किया गया, इसलिए हम लोग अपना बचाव के लिए हम लोग भी मारपीट किए।
रांची से बड़ी खबर है, जहां नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ा है। पड़ोस के ही युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। गुमला की रहने वाली युवती बताई जा रही है। तो रांची से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और बताया जा रहा है कि पड़ोस के ही युवक पर दुष्कर्म का यह आरोप लगा है।